गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSM हाउस। आज हम आप लोगों को क्लास 12th के बच्चों को रिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी करवाने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने रिलेशन का डेफिनीशन बताया था, उसके बाद उसके डोमेन और रेंज को पहचानना बताया था। डोमेन रेंज कैसे हम डिटेक्ट करते हैं रिलेशन में दिए गए एलिमेंट्स का, उसको बताया था। आज हम उसके कुछ टाइप्स के बारे में और इन्वर्स रिलेशन के बारे में बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा और अच्छे से समझ करके अपने अपने नोटबुक में नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जिससे आपके किसी भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम्स आप बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को रिलेशन में सबसे पहले एक टॉपिक बताने जा रहे हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब कि किसी भी रिलेशन का उसके अपने सेट पर, रिलेशन ऑन अ सेट, कोई रिलेशन एक सेट पर क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं किसी भी रिलेशन का, उसी के सेट पर रिलेशन डिफाइन करते हैं। मान लो कि ये सेट है ये, तो इसी के सेट पर इसका रिलेशन क्या होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी सेट ए और सेट ए पर ही इसका रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो डियर स्टूडेंट, जैसे इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 ही एलिमेंट होगा। सबके साथ जो पेयर होगा, सबके साथ जो पेयर होगा वही इस सबसेट होगा, जिस सबसेट का ये रिलेशन बनाएगा। तो जब भी हम रिलेशन पे डिफाइन करने जा रहे होते हैं रिलेशन ऑन सेट, तो हम क्या बताते हैं, हम क्या समझते हैं इसमें, ये समझते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आप ले लो। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then relation R, then R is a relation from A to itself, ये क्या होगा, ये रिलेशन का इज A from A to itself is a subset of A क्रॉस A। ये क्या होगा, यह वही होगा जो A क्रॉस A का सबसेट, जितना भी इसका सबसेट होगा यह रिलेशन R उसी सबसेट में, उसी सेट में सेट पर उस सेट का रिलेशन कहलाएगा। मतलब कि क्लियर है कि रिलेशन ऑन अ सेट मतलब कि कोई भी एक सेट है जिस पर, कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसका रिलेशन R डिफाइन किया गया है, उसके अपने ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे सबसेट इसमें लाइज करेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। डियर स्टूडेंट, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है इन्वर्स रिलेशन। डियर स्टूडेंट, गौर से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य ही आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन करें, हम आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। और अभी हम बताने जा रहे हैं इन्वर्स रिलेशन के बारे में। इन्वर्स रिलेशन, जिस तरह से आपको रिलेशन हम पढ़ाए थे उसी के तर्ज पे हम इन्वर्स रिलेशन को भी बताते हैं। मान लो कि दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, मान लो लेट ए and B are two non-empty set, and also let R be a relation from कहाँ से कहाँ तक, from A to B, A to B। मतलब डियर स्टूडेंट, एक रिलेशन डिफाइन किए हैं जो A से B पर सेट रिलेशन बना रहा है, फ्रॉम A to B, देन द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन R is denoted by
denoted by R inverse, defined by then R from B to A is denoted by R inverse, defined by R inverse and defined by R inverse is equal to AB such that BA such that AB belongs to R for all AB किस में लाइज करेगा डियर स्टूडेंट, सेट ए में। सेट ए में जो एलिमेंट हम AB लिए थे उसका जो रिलेशन R इनवर्स डिफाइन होगा कुछ इस तरह से डिफाइन होगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए डियर स्टूडेंट, क्या हम कहना चाह रहे हैं। मान लो कि यह सेट है 1 2 3 इसका एलिमेंट है, और यह सेट B है जिसमें एलिमेंट A B C है। अब आप देखो कि इस पर हम रिलेशन डिफाइन कर किए हैं 1A 1B 2A 2C 3A, इस तरह का कुछ रिलेशन हम डिफाइन किए हैं। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इस रिलेशन का इन्वर्स क्या होगा डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है इसका इन्वर्स निकालना। इसका इन्वर्स हो जाएगा जो एलिमेंट सेकेंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा, जो सेकेंड मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा, और इस तरह से हम इसके इन्वर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये जो पार्ट होगा ये R इन्वर्स का वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट। मतलब कि इन्वर्स ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट फ्रॉम B to A। मतलब कि अगर कोई रिलेशन R सेट A से B पर डिफाइंड होगा, अगर सेट A से B पर डिफाइंड होगा तो उसका जो इन्वर्स रिलेशन होगा वह सेट B से A पर डिफाइंड होगा, और उसका जो इमेज होगा उसका जो डोमेन होगा, आप ध्यान रखिएगा कि अब जो यहाँ पर डोमेन ऑफ द इन्वर्स रिलेशन जो होगा, आप यहाँ से समझो कि अगर हम ये सेट A 1 2 3 था और ये A B C था, तो आप देखे थे कि इसका यहाँ पर रिलेशन जो लिए हैं 1A 1B 2A और 2C, तो कुछ इस तरह का 2A एंड 3A, तो कुछ इस तरह से हम रिलेशन लिए हैं। तो जिस तरह से हम यहाँ पर डोमेन ऑफ ये सेट A है और ये सेट B है, जब हम रिलेशन डोमेन ऑफ रिलेशन R हम जब डिफाइन किए हैं तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट ऑफ 1 2 3 आ जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा डोमेन ऑफ R इन्वर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका भी तीनों का इमेज इसमें प्राप्त हो रहा है। और हम आपको बताए हैं कि अगर रिलेशन R A से B पर डिफाइंड है तो R इन्वर्स B से A पर डिफाइंड होगा, तो R इन्वर्स का डोमेन ये हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि जो डोमेन ऑफ R इन्वर्स होगा वो रेंज ऑफ रिलेशन R के इक्वल होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप किसी भी डोमेन और रेंज को कोरिलेट कर सकते हैं इन्वर्स रिलेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन के तरफ। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में नहीं आया हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आपको दोबारा समझाएंगे। और बार बार वीडियो को आप देखिएगा तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन के टाइप्स के। रिलेशन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, तो जिसमें जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप सारे टाइप्स को गौर से देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा डियर स्टूडेंट। मैं क्या अभी बताने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो पहला टाइप्स होता है रिलेशन का वो क्या होता है डियर स्टूडेंट। सिंपल सा बात है कि रिलेशन का जो हम टाइप बताएंगे वह क्या बताता है। टाइप
किस आधार पे हम रिलेशन के टाइप्स को बताते हैं? वह आधार होता है कि वह किस तरह का बिहेव करता है, मतलब कि उसका रिलेशन का जो एलिमेंट है वह किस तरह के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। जिस तरह के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है उसका एक स्पेसिफिक नाम, एक अलग से उसका स्पेसिफिक नाम डाल दिया जाता है और उसी नाम से हम उसका टाइप्स क्रिएट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रिलेशन में जो हम टाइप्स बताने वाले हैं, गौर से देखिएगा, सारे टाइप्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। पहला टाइप्स है एम्प्टी और वाइड रिलेशन, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। दूसरा टाइप है यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरा टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। चौथा टाइप है डियर स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पांचवा टाइप है डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन। और छठा टाइप है डियर स्टूडेंट ट्रांजिटिव रिलेशन। और भी टाइप्स हैं, लेकिन आपको बस अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सारे टाइप्स बताने के बाद एक दो और टाइप्स है जो मैं कुछ इसी सब टाइप्स से मिलकर के वो रिलेशन बना हुआ है। तो पहले तो ये जो 6 टाइप बताने जा रहा हूँ उसको समझिए, और ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो एक साथ करने वाला भी रिलेशन होता है जिसका नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी इसी के टाइप में आता है डियर स्टूडेंट, लेकिन आप बस अभी समझो, इस सारे टाइप के बारे में समझ लीजिए। बारी बारी से फिर हम सारे टाइप्स को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वॉइड रिलेशन। पहला रिलेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन भी कह रहे हैं। तो वॉइड रिलेशन डियर स्टूडेंट क्या होता है? वॉइड रिलेशन में सिंपल सी बात है कि रिलेशन जो भी हम डिफाइंड करेंगे वह सेट में लाई नहीं करेगा। जो भी सेट हम ले करके रखेंगे, मान लो ये सेट ए लिए हैं, इसका एलिमेंट जो है अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 ले लेते हैं और इस पर जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, वह रिलेशन है ए बी सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 12। अब आप गौर से देखिए डियर स्टूडेंट की सेट जो हम लिए हुए हैं उस सेट से कोई भी ऐसा एलिमेंट ले करके देखिए कि क्या यह इक्वेशन को फॉलो करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए से ही हमको लेना है। तो क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इसमें लाइज करता हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है डियर स्टूडेंट। इस तरह के रिलेशन तो डिफाइंड हैं, लेकिन आपका कोई जो एलिमेंट है वह एलिमेंट इस सेट में है ही नहीं। इस सेट में कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है जिसको इस रिलेशन को यह डिफाइन कर सके। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका डेफिनेशन नोट कीजिएगा। लेट ए बी अ एम्प्टी रिलेशन, सॉरी ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, then R is said to be empty relation if क्या होगा डियर स्टूडेंट? जब इसका एलिमेंट कोई इसमें लाइज नहीं करेगा तो इसका यह किसका सबसेट हो जाएगा डियर स्टूडेंट? फाई इज द सबसेट ऑफ रिलेशन आर। आर का जो सबसेट होगा वो फाई हो जाएगा। मतलब कि इसमें कोई भी एलिमेंट
एम्प्टी सेट के एम्प्टी रिलेशन के अलावा एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट इस सेट में लाइज नहीं करेगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह के सेट को हम लोग एम्प्टी, इस तरह के रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि इस तरह के रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम बता रहे थे कि इस तरह के सेट को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो आपको जो हम बताए कि जब भी हम कभी रिलेशन के एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाए थे, इसका जो वैल्यू होगा कभी भी वह लाइज नहीं करेगा। रिलेशन जो हम डिफाइन करेंगे वह तो सबसेट होता ही है ए क्रॉस ए का, लेकिन इसमें जो इसका जो वैल्यू होगा वह फाई के वह मात्र एक ही वैल्यू जो फाई ही होगा जो एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करता है। डियर स्टूडेंट इसको अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो क्या बोल सकते हैं? इन अनदर वर्ड, a relation R is said to be empty relation if no elements in A related to any element of A, मतलब कि A का ही कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। इस तरह के रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट वह है यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? मान लो कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन R is said to be universal relation on A if and only if A Cartesian product of A cross A is the subset of Cartesian product of A cross A। मतलब कि इसका टोटल का टोटल एलिमेंट का इसके टोटल के टोटल एलिमेंट इसके सबसेट होंगे, तो यह जो रिलेशन डिफाइन करेगा, यह रिलेशन कंप्लीटली किसको डिफाइन करेगा डियर स्टूडेंट? यूनिवर्सल रिलेशन को डिफाइन करेगा। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि इसके सारे एलिमेंट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, जो रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, उसका सारा का सारा जो मेंबर होगा वह इसमें लाइज करेगा। इस तरह के सेट को हम, इस तरह के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको बताएं तो क्या हो सकता है? दूसरे शब्दों में देखिए डियर स्टूडेंट, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी universal relation is said to be universal relation। universal relation तब कहलाएगा जब if each elements of A
रिलेटेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा वह सारा का सारा एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ अगर कंप्लीटली रिलेटेड होगा तो उस तरह के सेट को हम लोग, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, उस तरह के रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसमें क्या है यूनिवर्सल रिलेशन, किस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल से हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जिसमें आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन, अभी भी हम आपको एक ग्राफ में बताए थे कि 1 2 3 इसमें मेंबर है, और इसी का 1 2 3 में ही ले लो तो 1 का 1 पर, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 2 का 2 का, 2 के 3 से, 3 का 1 का, 3 का 2 का, 3 का 3 के साथ जो रिलेशन होगा यह कंप्लीटली यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अगर होता है तो आप ज़रूर बताएं। इस तरह के रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद जो थर्ड रिलेशन आता है वह आइडेंटिटी रिलेशन आता है डियर स्टूडेंट। आइडेंटिटी रिलेशन भी आप देखें, आइडेंटिटी रिलेशन। सो मान लो कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कौन सा रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा कि ये सेट ए है 1 2 3 और ये सेट, यही इसी सेट पर हम डिफाइन कर रहे हैं 1 2 3। तो जब 1 का 1 से, 2 का 2 के, 3 का 3 के साथ रिलेशन डिफाइंड होगा, केवल इतना ही, इसके अलावा कोई भी तरह का एलिमेंट का किसी दूसरे के साथ कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इस तरह के जो रिलेशन होंगे वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन आई आर इज said to be identity relation if and only if, कब कहलाएगा, जब इसके सारे एलिमेंट ए बिलोंग्स टू, कहाँ से किस में बिलोंग करेंगे डियर स्टूडेंट, यह बिलोंग करेंगे आपके सारे एलिमेंट रिलेशन आर के साथ डिफाइन होगा। तो ये क्या है, तो ये है आई आर बिलोंग्स टू, आई आर इज इक्वल टू, या फिर आप डायरेक्ट कहते हैं इसी को ए बिलोंग्स टू आई आर, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। आप एग्जाम्पल से देख लो, एक सेट ले लो 1 2 3, इसका जितना भी एलिमेंट होगा, यह रिलेशन हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वह कुछ इस तरह का 1 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ अगर यह रिलेशन बनता है तो इसी को हम लोग आई आर मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है आइडेंटिटी रिलेशन में। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है इसी तरह का रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे, इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ इस तरह कहेंगे कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन if the elements in A is related to itself, मतलब स्वयं के साथ जो रिलेटेड होगा उस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन
कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस तरह के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन, अभी हम ये थर्ड रिलेशन के बारे में बताए हैं, अब हम फोर्थ पे जा रहे हैं। आप टाइप्स ऑफ रिलेशन के चौथे टाइप को देखेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो गौर से उस रिलेशन को भी समझिएगा, बहुत ही आसान है और उसी सब पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट रहे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन गौर से पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, तब आप समझ पाइएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस तरह के रिलेशन को कहते हैं। मान लो डियर स्टूडेंट की सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब आप इस पर एक रिलेशन डिफाइन किए जा रहे हो डियर स्टूडेंट। 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ रिलेटेड है, 3 3 के साथ रिलेटेड है, और आप किसी के साथ एलिमेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो यह रिलेशन डिफाइन किए हो डियर स्टूडेंट, आप इससे पहले जो रिलेशन डिफाइन किए थे उसमें देखे थे कि जो एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट था वह इटसेल्फ रिलेटेड था, जो इसमें भी है 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो लेकिन इसमें यह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ ही रिलेटेड होगा तो यह रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं, इतना तो जरूर ही होना चाहिए, उसके अलावे भी कोई एलिमेंट है इस सेट में, इस तरह के रिलेशन में, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह जो मेंबर है ए 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, यह निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और अगर सिर्फ यही होता है तो केवल आइडेंटिटी रिलेशन में डिफाइन हो जाता है। और प्रत्येक यहाँ से हम एक कंक्लूजन कह सकते हैं कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता है डियर स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, A be a non-empty set, then R is said to be reflexive if A related to A। मतलब A R के साथ एक रिलेशन करेगा जो A का A के साथ ही रिलेशन होगा। तो इस तरह के फॉर ऑल A belongs to A, सारा एलिमेंट A का ही होगा और एक रिलेटेड होगा A के साथ। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि A R is, यहाँ पर कहेंगे R is reflexive if and only if R is reflexive if and only if AA belongs to R, AA belongs to R for all A belongs to A। मतलब कि जितना भी यह रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब सारा का सारा AA टाइप एलिमेंट R में लाइज करेगा। तो आप यहाँ पर समझ गए कि A रिलेटेड टू A, जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा रिफ्लेक्सिव होगा। आप यहाँ भी समझ गए एग्जाम्पल से। तो इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब इसके जो फिफ्थ टाइप हैं उस टाइप का नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन भी बहुत ही सिमिलर बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिक रिलेशन में भी जो हम बताने जा रहे हैं वह कुछ इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, और आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को पहचान पाइएगा, रिलेशन कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। तो मान लो कि ए जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो तब हम R is said to be symmetric, R is said to be symmetric if and only if
A related to B implies B related to, dear student, A. For all, for every element A B belongs to A. ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट कि अगर A रिलेटेड है B से तो निश्चित रूप से B भी रिलेटेड होगा A से। अगर इस तरह का कोई सेट, इस तरह का कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है तो ऑब्वियसली वह रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट। कैसे? अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, दैट इज AB belongs to R, then implies BA also belongs to R। मतलब ये आप समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर AB R से रिलेटेड है तो BA भी R का ही एलिमेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं A का कुछ एलिमेंट 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइन कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का है, 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2। डियर स्टूडेंट, यह रिलेशन हम डिफाइन किए हैं। आप इस रिलेशन को गौर से देखिए। इस रिलेशन में जो हम आपको कंडीशन बताए हैं वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। आप देखिए यहाँ 1 1 है तो 1 1 तो 1 1 का ही आपको सिमेट्री होता है, इसके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 1 है और 1 2 है तो 2 1 मतलब A B, तो B A यहाँ पर मिल जाता है डियर स्टूडेंट। मतलब यह सिमेट्रिक हो सकता है, होगा ऐसा नहीं। पहले हम सारे एलिमेंट को चेक करेंगे। 2 3 और 3 2 मतलब A B B A रिलेटेड है डियर स्टूडेंट। सारा एलिमेंट अगर इस तरह के रिलेशन को फॉलो करता है किसी रिलेशन में तो आप इस तरह के रिलेशन को यहां पर क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो आप सिमेट्रिक रिलेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डियर स्टूडेंट। हमें उम्मीद है आप सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ गए होंगे। अब हम बताने वाले हैं नेक्स्ट रिलेशन जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। यह रिलेशन का 6th पार्ट है, 6 टाइप्स है ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो सकता है? ट्रांजिटिव रिलेशन जो होगा डियर स्टूडेंट उसमें भी हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। वह कंडीशन क्या होगा? A और B कोई नॉन एम्प्टी सेट है R, वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कब R इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ क्या होगा डियर स्टूडेंट? जब A B यह R में हो, B C यह भी R में हो, तो A C भी R में होगा डियर स्टूडेंट। यह कंडीशन ही ट्रांजिटिव का होता है। ध्यान रखिए, A B मतलब B B C R में है तब जाकर के A C भी R में होगा। मतलब कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन है। मतलब कि A रिलेटेड टू B, B related to C, then therefore A related to C is also a condition of transitive relation. So dear student, here AB for all every ABC belongs to set A। जितना भी एलिमेंट होगा यह सारा का सारा एलिमेंट A का ही मेंबर होगा। सारा का सारा एलिमेंट ABC A से ही लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम्पल से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक सेट ले लीजिए A, इसमें मेंबर ले लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इसके एक रिलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं हम डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 1 3। इसमें और भी आप ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो 2 4 एंड 1 4। डियर स्टूडेंट, गौर से इस रिलेशन को देखिए। हम आपको इसमें कुछ दिखाने जा रहे हैं। यह 1 2 है, मान लो यह A B है और यहाँ 2 3 है तो यह B C होगा। A रिलेटेड टू B यहाँ पर है, बी सी भी रिलेशन आर का एलिमेंट है। तो गौर से देखिए बी बी, तो ए और सी कहीं पर है क्या? 1 और 3, यस यहाँ पर है।
मतलब ये ट्रांजिटिव हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। आगे हम चेक करते हैं कोई और भी एलिमेंट है, देखते हैं 2 4। अच्छा 2 4 तो देखिए 1 2 2 4। अच्छा 2 4 हो गया, मतलब कि 1 4 यहाँ पर एलिमेंट है 1 4, ये ए सी, मतलब यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट। इसको समझने में कोई तकलीफ, कोई तरह का प्रॉब्लम तो ज़रूर आप बताइए, क्योंकि आपके समस्या को ही सॉल्व करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके समस्या का एक एक समस्या का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर देंगे। आप निश्चिंत होकर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और उसको अपने नोटबुक में नोट करिए। यह ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट था। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, उसको भी गौर से समझिएगा। वह है लास्ट टाइप, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले एक रिलेशन और है डियर स्टूडेंट, उसका नाम है एंटी सिमेट्रिक। आप गौर से समझिएगा, हम कुछ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन नंबर 7 आप देखिएगा, एंटी सिमेट्री रिलेशन। एंटी सिमेट्री रिलेशन क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जब हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को बताएंगे तो गौर से समझिएगा डियर स्टूडेंट। मान लो कि कोई सेट है, सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशन आप यहाँ पर डिफाइन किए हो, ए सच बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0, या यहाँ पर आप ये कह सकते हो a माइनस बी इज ग्रेटर 0 a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। सो डियर स्टूडेंट, हम एंटी सिमेट्री के बारे में बता रहे हैं कि मान लो कि कोई सेट आप 1 2 3 कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके रिलेशन में हम बता रहे हैं कि अगर a ग्रेटर देन है b से और b इज ग्रेटर देन है a से, तो एक और सिंगल एक कंडीशन इस दोनों को मिला के आता है कि इस केस में a और b जो होगा वह इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो जब भी हम यह कंडीशन फॉलो करते हैं तो यह रूल कहता है, एंटी सिमेट्री रूल को फॉलो करता है। मतलब कि लेस देन इक्वल टू रूल जो है, लेस देन इक्वल टू जब भी हम किसी के साथ लेते हैं, वह दो सिमेट्रिक रिलेशन के साथ लेते हैं तो कुछ इस तरह का वैल्यू हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह के रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट then R is said to be anti-symmetric relation if A related to B, B related to A implies A equals to B for all A B belongs to A। इस तरह के रिलेशन को डियर स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? आप देख लो कि अगर A B से बड़ा है और इक्वल है और B 1 से बड़ा है और इक्वल है, तो एक ही केस बनता है इस दोनों में कि यह मिल करके A और B बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। गौर से समझिएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को किस तरह के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यह लास्ट टाइप है डियर स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लीजिए कि लेट ए बी अ नॉन empty set, then R is said to be equivalent
equivalence relation if and only if the condition is first R is reflexive, that is R क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब कि A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A के साथ रिलेशन में होना चाहिए, तो यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन। सेकंड क्या होना चाहिए, R इज सिमेट्रिक, मतलब कि अगर A रिलेटेड है B से और B रिलेटेड है, सिमेट्रिक बता रहे हैं, तो A रिलेटेड है B से तो B भी रिलेटेड होगा A से फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। और द थर्ड कंडीशन R इज सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव, दैट इज A रिलेटेड टू B, B related to C and B related to C implies A related to C for all A, B, C belongs to A। जब यह तीनों कंडीशन एक साथ किसी भी दिए गए रिलेशन में प्राप्त होता है तो डियर स्टूडेंट उस तरह के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, जैसे कि मान लो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है और एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4, इसके बाद 1 2 2 1 and 2 3 3 4 and 2 4। डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा इस तरह के रिलेशन में क्या हो रहा है। इस तरह के रिलेशन में देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं आगे, यह तो इसका अपना तो सिमेट्रिसिटी होता ही है, तो इसके लिए हमको कोई सोचना नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट का देखते हैं 1 2, तो 2 1 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, 2 3 यहाँ पर हमको 1 2 और 2 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब सिमेट्रिसिटी भी फॉलो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट प्राप्त देखने जा रहे हैं, जिसके लिए 1 2 और 2 3 1 2 2 1 वैलिड हमारा मिल रहा है। और अब हम यहीं पर इस रिलेशन को ब्रेक कर दें और हमको यहाँ पर ही 1 2 2 1 मिला और 1 2 फॉर दिस इज A, दिस इज B and this is B and C, so AAC, so here it is placed। सो यह वैल्यू भी हमको प्राप्त हो रहा है, मतलब A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो A रिलेटेड होगा A से, A रिलेटेड होगा C से। जो ट्रांजिटिव का क्राइटेरिया फॉलो करता है वह भी हम इस रिलेशन में दिखा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह के रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग कहते हैं। तो इसके साथ आज हम अपना आज के क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया, रिलेशन ऑन अ सेट के बारे में बताया और इन्वर्स रिलेशन के बारे में बताया। इसके साथ ही आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। आप चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन आंसर खुद से बना सकते हो। डियर स्टूडेंट आप खुद से बनाओ पहले, अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं अब जो नेक्स्ट लेक्चर इस पर बताऊंगा उसमें सारे प्रॉब्लम्स, जितना भी अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और आपके एनसीईआरटी में हैं वह सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आप कैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे। डियर स्टूडेंट आज आप लोगों को मैंने रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अब इस पर बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम आपके किसी भी बुक में होगा, चाहे आप आर डी शर्मा बनाते हो, केसी सिन्हा बनाते हो, या आप जो भी भारतीय भवन का पब्लिकेशन का जो भी बुक आता है, आप किसी भी राइटर का, दासगुप्ता का होता है वो बनाते हो, किसी भी राइटर का, और एनसीईआरटी आप क्वेश्चन बनाना, आपसे A to Z प्रॉब्लम बनेगा। बस अगर कहीं पर प्रॉब्लम नहीं बनता है तो डियर स्टूडेंट आप फिर से मेरे लेक्चर को सुनना,
और आपको सुनने के बाद एक एक प्रॉब्लम बन जाएंगे। अब उसके बाद भी मैं आपको एनसीईआरटी का A to Z प्रॉब्लम मैं इस पर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो आपके सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी बुक के होंगे, आप निश्चित रूप से सॉल्व कर पाओगे डियर स्टूडेंट। यह मेरा प्रॉमिस है, आप लोगों के साथ गारंटी है कि आप सॉल्व कर पाओगे। बस ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ तक बताया डियर स्टूडेंट। जो लोग भी मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और आप जिन्हें मेरी बातें और मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ समझ में आ रहा है, वो डियर स्टूडेंट निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और उसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक पीरियड का नोटिफिकेशन, हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जाएगा। और यह क्लास अभी स्टॉप नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप सभी को इस ईयर के सारे स्टूडेंट को फ्री में सारा क्लास 11 12 का जितना भी टॉपिक है मैं आप लोगों को A to Z पढ़ाऊंगा विथ एनसीईआरटीज सॉल्यूशन। आपके सारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट पेशेंस बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए अधिक से अधिक, और इसके साथ आप आगे बढ़िए मेरे लेक्चर को लेकर के। थैंक यू डियर स्टूडेंट।